चाहे पत्नी से कितना ही गहरा प्रेम करते हो, परंतु यह 3 प्रकार की स्त्रियां अपने पति को धोखा दे ही देती है। जय श्री कृष्णा मित्र बंधुओं, आज एक बार पुनः आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मार्मिक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि आज की इस कहानी के साथ इस कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओं, आज की मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी त्रिया चरित्र की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। श्रोताओं, इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से 2 भाइयों को एक स्त्री ने ठग लिया और उन दोनों भाइयों का पूरा जीवन ही नष्ट कर दिया। श्रोताओं, यह कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी की समाप्ति तक कहानी के साथ बने रहे। और अभी तक आपने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी का सबसे पहला काम हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रोताओं, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा परिवार बढ़ता है। बंधुओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओं, एक बार किसी गांव में 2 भाई रहा करते थे। उन दोनों भाइयों के जीवन में आगे पीछे उनके माँ बाप कोई नहीं था और वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे और अपने ही गांव में एक झोपड़पट्टी बांध कर रहा करते थे। बंधुओं, वह दोनों ही भाई सुंदर और बड़े ही समझदार थे। दोनों भाई रोज सुबह उठते ही अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाया करते थे और सारे दिन खेतों में काम करने के बाद में जैसे ही शाम को आते तो शाम को आकर बड़ी ही मेहनत से भोजन बनाकर खाया करते थे। श्रोताओं, वैसे तो उन दोनों का जीवन बड़ी ही कुशलता और बड़ी ही मधुरता से गुजर रहा था, परंतु एक दिन दोनों भाई अपने खेत में काम करने के लिए ना जाकर अपने घर में बैठे हुए थे। तभी छोटे भाई से बड़ा भाई कहता है कि भाई, मेरे मन में एक शंका आ रही है। श्रोताओं, अब अपने बड़े भाई की इस बात को सुनकर छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया, आप हमें बताइए कि आपके मन में आखिर कौन सी शंका आ रही है। तभी वह बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, भाई, मेरे मन में यह शंका आ रही है कि अगर इसी तरह से हम रोज रोज खेतों में काम करेंगे तो इस तरह से तो केवल हमारा पेट ही भर पाएगा, परंतु आखिर हम हमारे गांव के बड़े बड़े सेठों की तरह सेठ कैसे बन पाएंगे। अगर इस तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा जीवन इसी तरह की गरीबी में मिट जाएगा। श्रोताओं, अब बड़े भाई की बात को सुनकर छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया, अब आप ही बताइए कि आखिर हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिसकी वजह से धन भी कमाए और जीवन को पूरे आनंद के साथ व्यतीत करें। श्रोताओं, अब बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि भाई, अगर हमें अपने जीवन में खूब धन कमाना है, अधिक धनवान बनना है, तो हमें शहर जाकर काम करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शहर जाकर काम करने वाले से धन दूर नहीं होता। अर्थात शहर जाकर हम कहीं छोटा मोटा काम कर लेंगे और वहां से धन जोड़कर अच्छा धन बनाकर वापस अपने गांव लौट आएंगे और जीवन का आनंद लेंगे। श्रोताओं, अब दोनों भाई इसी तरह से बातें कर रहे थे और बातें करते करते रात्रि का भोजन खाकर अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। बंधुओं, अब जैसे ही दूसरा दिन होता है तो छोटा भाई और वह दोनों भाई अपने अपने एक पोटली में अपने अपने कपड़ों को बांध लेते हैं। अब अपने अपने कपड़ों को बांधने के बाद में शहर की तरफ अपने घर के दरवाजे को बंद कर कर और अपने गांव से शहर की तरफ निकल लेते हैं। बंधुओं, अब शहर जाने वाले जो रास्ते में बैलगाड़ियां जा रही थी, उस बैलगाड़ी में बैठकर वे दोनों भाई ना जा सके, क्योंकि उस जमाने में जो बैलगाड़ियां चला करती थी वे बैलगाड़ी
केवल धनवान लोगों के लिए ही चला करती थी। श्रोताओं, अब वे दोनों ही भाई पैदल पैदल शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब शहर से थोड़ा दूर पहुंचते ही छोटे और बड़े भाई दोनों भाइयों को बहुत थकान हो जाती है, तो वे दोनों ही एक रास्ते में बैठ जाते हैं। अब रास्ते में वे दोनों एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम ठहरा रहे थे। उसी समय एक बैलगाड़ी में सवार होकर एक सेठ अपने घर की तरफ जा रहा था। अब उन दोनों भाइयों को देखकर सेठ दोनों भाइयों से कहता है कि हमें तुम इस शहर में नए दिखाई पड़ रहे हो, आखिर तुम कहां से आए हो और इतनी थक क्यों रहे हो। श्रोताओं, अब उस सेठ की बात को सुनकर बड़ा भाई कहता है कि सेठ जी, आप हमें दिखने में सेठ लग रहे हो और हमें लगता है कि आप बहुत धनवान भी हो। हे सेठ, हम शहर में काम लेने के लिए आए हैं। हम दोनों ही भाई बहुत गरीब हैं। हमारे आगे पीछे हमारे माता पिता कोई नहीं है और हम अपने जीवन को खूब धन कमाकर आनंद से जीना चाहते हैं। इसीलिए शहर में धन कमाने के लिए और कुछ काम करने के लिए आए हैं। श्रोताओं, तभी अब उस बड़े वाले भाई की बात को सुनकर सेठ उन दोनों भाइयों से कहता है कि वास्तव में क्या तुम्हें काम चाहिए। तो दोनों भाई हाँ में अपने जवाब को देते हैं। तभी सेठ जी उन दोनों भाइयों से कहते हैं कि सुनो, अगर वास्तव में तुम्हें काम ही चाहिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मेरे एक गेहूं का गोदाम है और शहर के बीचों बीच मेरी हीरे मोती की दुकान है। उसके अलावा मेरे घर में भैंस और गायों के लिए बहुत काम है। अगर तुम इन कामों को कर सकते हो और पूरी ईमानदारी के साथ करते हो तो मैं तुम्हें हर महीने खूब अच्छी पगार दूंगा। श्रोताओं, अब सेठ की इस बात को सुनकर दोनों ही भाई बहुत खुश होते हैं। उन दोनों भाइयों के मन में एक ही बात चलती है कि हमें लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है, शहर आने से पहले ही हमें धंधा मिल गया। श्रोताओं, कहते हैं कि कभी भी आई लक्ष्मी को अपने हाथ से वापस भेजना मूर्खता का ही कारण होता है। श्रोताओं, अब दोनों ही भाई बहुत बुद्धिमान थे, तो दोनों ही भाई सेठ से हाँ कर देते हैं। अब सेठ उन दोनों को अपने तांगे में बिठाकर अपने महल ले जाता है। अब महल में जाते ही सेठ उन दोनों भाइयों को अपनी सेठानी से कहकर भोजन खिलाता है। श्रोताओं, दोनों भाई जब सेठ के घर पर भोजन करते हैं तो सेठ के भोजन को खाकर वे दोनों पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। श्रोताओं, अब वे दोनों भाई भोजन खाकर सेठ से कहते हैं, सेठ जी, क्या इसी प्रकार का भोजन हमें रोज मिलेगा? यदि इसी प्रकार का भोजन हमें रोज मिलेगा तो चाहे हम आपसे पगार कम ले लेंगे। श्रोताओं, अब उन दोनों भाइयों की इस भोलेपन की बात को सुनकर सेठ जी दोनों भाइयों से कहते हैं, अरे नहीं, तुम्हें अपनी पगार कटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें रोज इससे भी बेहतर भोजन मिलेगा। श्रोताओं, अब इस तरह से वे दोनों ही भाई सेठ के यहां काम करने लगते हैं। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। दोनों भाई कई कामों को एक साथ जुट होकर करते हैं। श्रोताओं, दोनों भाई बड़ी ही ईमानदारी से उस सेठ के यहां काम करने लगते हैं। धीरे धीरे काफी वर्ष बीत जाते हैं। अब दोनों ही भाई सेठ से बहुत घुल मिल चुके थे और सेठ भी उन दोनों भाइयों की ईमानदारी और मेहनत को देखकर बहुत प्रसन्न थे। श्रोताओं, एक दिन दोनों ही भाई सेठ के पास जाते हैं और सेठ जी के पास जाकर सेठ से कहते हैं, सेठ जी, अब हम दोनों ही भाई अपने घर जाना चाहते हैं। पूरा 1 वर्ष हो चुका है, गांव भी नहीं गए और दिवाली भी नजदीक आने वाली है, तो हमें अब गांव जाना चाहिए। श्रोताओं, अब दोनों भाइयों की बात को सुनकर सेठ जी दोनों भाइयों से कहते हैं कि हमारा तो मन तुम्हें नहीं था गांव भेजने का, परंतु अगर वास्तव में तुम अपने गांव जाना चाहते हो तो चले जाओ, परंतु बहुत जल्द ही लौट कर आना। श्रोताओं, तभी वह सेठ उन दोनों भाइयों के हाथों में कई सारी सोने सिक्के की पोटली थमा देता है और उन्हें अपने महल से विदा कर देता है। दोस्तों, अब दोनों ही भाई सेठ के यहां से जंगल के रास्ते होकर अपने गांव जाने लगते हैं।
वहीं पास में एक पेड़ के नीचे एक वेश्या स्त्री और उसका भाई बैठे हुए थे। वह वेश्या स्त्री और उसका भाई उन दोनों भाइयों को देखकर पहचान जाते हैं कि इन लोगों के पास खूब सारा धन है, इन्हें ठगना चाहिए। अब यह देखकर और यह सोचकर वह वेश्या स्त्री और उसका भाई उन दोनों भाइयों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब उन दोनों ही भाइयों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। दोनों ही भाई सोचते हैं कि यह स्त्री और इस स्त्री के साथ वाला यह पुरुष काफी समय से हम लोगों का पीछा कर रहे हैं, आखिर इनसे पूछना चाहिए कि बात क्या है। अब इस तरह से वह बड़ा वाला भाई उस वेश्या स्त्री और उस पुरुष से पूछ ही लेता है कि अरे भाई, हम काफी समय से देख रहे हैं, आप हमारा पीछा करते करते आ रहे हो, आखिर क्या बात है। श्रोताओं, अब उसकी बात को सुनकर वह वेश्या स्त्री के साथ जो उसका भाई था वह उस बड़े वाले भाई से कहता है, अरे भाई, मैं अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए जा रहा था, परंतु जब आप यहां से निकल रहे थे तो हमारी बहन को आप ही पसंद आ गए, इसीलिए हम आपका पीछा करते करते आपके साथ चल रहे हैं। श्रोताओं, अब जैसे ही बड़े वाले भाई ने अपनी सुंदरता के बारे में 2 बातें सुनी तो उसे उस स्त्री को देखकर प्रेम हो जाता है। श्रोताओं, तभी बड़ा वाला भाई उस वेश्या स्त्री के भाई से कहता है, ठीक है, मैं आपकी बहन से विवाह करने के लिए तैयार हूं। आपकी बहन सुंदर भी है और दिखने में भी अच्छी है और मुझे भी पसंद है, तो मैं आपकी बहन से प्रेम करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हूं। श्रोताओं, अब बड़े भाई के ऐसे कहते ही छोटा भाई बड़ा भाई से कहता है, भैया, वैसे तो आप खूब बुद्धिमान हैं और देखा जाए तो सबसे पहले सर्वप्रथम विवाह होने का अधिकार आपका ही है, परंतु भैया, भला इस तरह से रास्ते में विवाह होता है? अभी तो हम इन्हें जानते भी नहीं और ना ही पहचानते, आखिर ये कौन है, तो आप इस तरह से विवाह कैसे कर सकते हैं। श्रोताओं, अब जैसे ही बड़े भाई उस छोटे भाई की बात को सुनता है तो बड़े भाई को छोटे भाई की इस बात पर गुस्सा आने लगता है। वह अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम हमेशा से ही मेरी हर चीज पर दखल अंदाजी करते हो। श्रोताओं, अब बड़े भाई की ऐसी बात को सुनकर छोटा भाई चुपचाप हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद में वह वेश्या स्त्री का जो भाई था वह अपने थैले से एक वरमाला को निकालता है और उस बड़े वाले भाई के हाथों में थमा देता है। कहता है कि आप इसी समय मेरी बहन से विवाह कर लो, उसके बाद में मेरी बहन को आप अपने घर वापस ले जाओ और गांव जाकर आप दूसरा विवाह वापस कर लेना। श्रोताओं, अब बड़ा वाला भाई वेश्या स्त्री के भाई से माला को अपने हाथ में लेकर उस वेश्या स्त्री को पहना देता है। अब विवाह होने के बाद में वह वेश्या स्त्री का जो भाई था वह शहर की तरफ वापस लौट जाता है। उधर वे दोनों भाई और वह वेश्या स्त्री अब उन दोनों के साथ गांव की तरफ जाने लगती है। श्रोताओं, चलते चलते काफी समय बीत जाता है। आगे चलकर वेश्या स्त्री उन दोनों भाइयों से कहती है कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे कहीं से पानी पीना है। दोस्तों, अब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात को सुनते ही बड़ा वाला भाई एक मटके को उठाता है और एक नदी की तरफ पानी लेने के लिए चल देता है। तभी बड़ा वाला भाई अपने छोटे वाले भाई से कहता है कि तुम अपनी भाभी का अच्छे से ध्यान रखना, मैं अभी गया और अभी आया। दोस्तों, अब बड़ा वाला भाई नदी की तरफ पानी भरने के लिए चला जाता है। उधर वह छोटा वाला भाई अपनी भाभी के साथ खड़ा था। तभी वह वेश्या स्त्री बड़े भाई के जाने के बाद छोटे वाले भाई से कहती है, सुनते हो, मुझे तो आप भी बहुत पसंद हो और मेरा तो मन आपसे ही शादी करने का था, परंतु आपका बड़ा वाला भाई स्त्री का लोभी है, उसने मुझसे विवाह कर लिया। अगर देखा जाए तो उनसे ज्यादा सुंदर भी आप ही हो और मेरा मन आपको ही प्रेम करने का करता है। श्रोताओं,
अब अपनी भाभी के मुख से ऐसी बात सुनते ही छोटा वाला भाई अपनी भाभी से कहता है, हे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो आपको मां का दर्जा दिया है, मैंने अपने बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया है, और आप ही ऐसी बातें कर रही हो। अभी कुछ ही क्षण पहले जब आप दोनों का विवाह हुआ था तो उसी समय आपने मना क्यों नहीं किया? अगर वास्तव में आप मुझसे प्रेम करती हो तो आप उसी समय मना भी कर सकती थी। दोस्तों, अब छोटा वाला भाई अपनी भाभी से कहता है, हे भाभी, अगर आगे चलकर कहीं कोई और मिल गया तो आप तो उससे भी विवाह करना चाहोगी। मुझे तो पहले से ही आप पर शक था कि आप हो ना हो कोई ना कोई कारतूस अवश्य हो। श्रोताओं, अब उस वेश्या स्त्री के बार बार निवेदन करने पर भी छोटा भाई उससे विवाह करने की, उससे प्रेम करने की हाँ नहीं भरता है। अब जैसे ही बड़ा वाला भाई नदी से पानी भरकर आने ही वाला था तो उससे पहले वह वेश्या स्त्री अपने बदन के सारे कपड़ों को फाड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उधर जो बड़ा वाला भाई पानी भरकर ला रहा था वो धड़ाम से उस मटके को फेंक देता है और भागता हुआ अपनी पत्नी और अपने भाई के पास आता है। अब अपनी पत्नी और अपने भाई को जैसे ही वह आकर देखता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी अपने फटे वाले कपड़ों के साथ रो रही है और उसका भाई बगल में खड़ा है। श्रोताओं, अब जैसे ही वह बड़ा वाला भाई अपनी पत्नी से जाकर उसके रोने का कारण पूछता है तो वह वेश्या स्त्री कहती है कि आपके छोटे भाई ने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। श्रोताओं, अब जैसे ही बड़ा वाला भाई अपने भाई से इस बात को पूछता है तो छोटा वाला भाई अपने बड़े वाले भाई से मना करता है और इसी तरह गुस्से ही गुस्से में बड़ा वाला भाई अपने कमर से एक खंजर को निकालता है और उस कमर से उस खंजर को निकालकर अपने छोटे वाले भाई के पेट में घुसा देता है। श्रोताओं, अब इसी तरह से कुछ स्त्री लोभ में आकर और कुछ स्त्री की बातों में आकर और कुछ गलत फहमी के कारण वह अपने भाई को ही मार देता है। श्रोताओं, अब अपने भाई का कत्ल करने के बाद में तभी वह वेश्या स्त्री अपने पति से कहती है, यह आपने क्या किया? खैर, मैं मानती हूं कि आपके छोटे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसका कत्ल ही कर दोगे। आपने तो अपने छोटे भाई को ही नहीं बख्शा, मैं तो किसी दूसरे की बेटी हूं। हो सकता है कि कल को अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे भी मार सकते हो और मैं इस तरह आपके साथ नहीं रहना चाहती। श्रोताओं, अब इसी तरह थोड़ी ही देर बाद वह बड़ा वाला भाई अपनी पत्नी को किसी तरह से मना लेता है। अब आगे चलकर वह वेश्या स्त्री अपने पति से वापस कहती है, अजी सुनते हो, मैंने आपसे पहले भी पानी मांगा था परंतु आप पानी लेकर नहीं आए और मुझे अभी भी प्यास लगी है। दोस्तों, अब वह बड़ा वाला भाई इधर उधर पानी ढूंढने लगता है तो उसे पास में ही एक कुआं दिखाई देता है। अब वह बड़ा वाला भाई अपने उन धन से भरे बैग को, उस पोटली को अपनी पत्नी को दे जाता है और कहता है कि मैं अभी पानी लेकर आता हूं। वह उस कुएं में जाकर बाल्टी को फेंक देता है। पीछे से वह वेश्या स्त्री आकर अपने ही पति को धक्का दे देती है और उस धन को लेकर अपने भाई के साथ शहर की तरफ लौट जाती है। श्रोताओं, इसलिए कहते हैं कि चाहे कितना ही प्रेम कर लो परंतु यह 3 प्रकार की स्त्रियां पति को धोखा दे ही देती हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि जो स्त्री लालची हो, जो स्त्री वेश्या हो या फिर जो स्त्री अन्य पुरुष से प्रेम करती हो तो यह स्त्री अपने पति को धोखा दे ही देती हैं। बंधुओं, इस कहानी से आप लोगों को कौन सी सीख मिली, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी अवश्य बताइएगा और पुनः मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी, नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।